हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके सवालों को करेंगे, इसके उदाहरणों को करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इस एक्सरसाइज से यूपी बोर्ड एग्जाम में या बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अधिकांश इससे आता है, लगभग हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे। जो हमारी प्रश्नावली है 1.2, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा पहला सवाल है। पहले सवाल से पहले यहाँ पे एक प्रमेय है आपकी एनसीईआरटी बुक में, प्रमेय नंबर 2। क्या है प्रमेय? लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इससे पहले बहुत हमने देखा, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अर्थात जिस संख्या के स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड ना हो, वो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। केवल उसका एक ही गुणनखंड हो जो कि स्वयं बकाया और कोई गुणनखंड ना हो, वो होती है अभाज्य संख्या है। इसमें लिखा है कोई अभाज्य संख्या p है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक पूर्णांक है। इसका क्या मतलब है, समझते हैं। मान लो कि एक संख्या, मान लो यहाँ पे लिखा है 25, 25 का वर्ग है। ये संख्या कितनी है, 25, 25 का वर्ग है। ये अभाज्य संख्या 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ए स्क्वायर की, और ये 5 जो है ये किसकी वैल्यू है, पी की। तो यहाँ पे पी एक अभाज्य संख्या है। ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, अर्थात 625 बटे 5, यानी कि ये जो 625 है ये अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो P A को भी विभाजित करेगी, अर्थात P जो है A को, अब यहाँ पे ये 25 का वर्ग A स्क्वायर है तो A कितना होगा, A होगा 25, ठीक है। ये जो 25 है ये किससे विभाजित होगा, P अर्थात 5 से। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। ये प्रमेय का कॉन्सेप्ट है। मान लो अगर यहाँ पे 4 का वर्ग अभाज्य संख्या 16, मतलब 4 का वर्ग जो है 16, अगर वो अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है तो बिना वर्ग के, अर्थात ये अंदर वाला जो नंबर है a, वो कितना है 4, वो भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं हमारे प्रश्न, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी श्रृंखला में एक प्रमेय नंबर 3 है, जो कि उदाहरण को ही इनने प्रमेय लिख दिया है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा पहला प्रश्न ही आपका ये बन जाता है, एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमारा हो गया प्रश्न, ठीक है।
सिद्ध करना है कि √2 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय। क्या लॉजिक है? हम इसको अपरिमेय सिद्ध करना है और इस तरह के प्रश्न जो अपरिमेय सिद्ध करवाए हम इसका उल्टा मान के चलते हैं, यानी कि प्रश्न को हम क्या मान के चलेंगे? परिमेय मान के चलेंगे। और परिमेय मान के चलेंगे तो यहाँ पे हम विरोधोक्ति विधि, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि जो भी पूछ रहा है उसके विपरीत मान के चलोगे और ये लेके आओगे। ठीक है, तो देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके पीछे के लॉजिक को समझिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान चलेंगे कि √2 जो है वो एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या मानी है तो आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम लोग P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q का मान जो है वो 0 नहीं है। क्या मतलब? अगर ये परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर के रूप में होगी व्यक्त, सीधी सी बात है। और जहां P और Q का परिचय क्या है कि ये सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, इस पर थोड़ा विचार करें। सहअभाज्य पूर्णांक होता क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक ये क्या है? सुनो, जब दो पूर्णांकों का मासा अर्थात HCF एक हो तब ऐसे पूर्णांक सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तब ऐसे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि जब दो पूर्णांकों का मासा एक हो तो ऐसे पूर्णांक हमारे सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा 2, 3, इन पूर्णांकों का मासा आप देखो, इनके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड विधि बताई थी। 2 के गुणनखंड 2 ही है, 2 गुणा 1। 3 को लिख सकते हो 3 गुणा 1, यानी कि इसका अगर मासा देखा जाए HCF तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। यानी कि जब मासा केवल 1 आए तो ऐसे पूर्णांक क्या है? सहअभाज्य, यानी कि 2, 3 सहअभाज्य। बात करें, मान लो हमने लिया संख्या 12 और 13, चलो देखिए 12, 13 ले लिया, 12 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 तियां 12, 13 के गुणनखंड करो तो 13 तो किसी भी कटेगा अपने अलावा, तो 13 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको। और जब कुछ भी यहाँ पे 13 गुणा 1 करते हैं, खाली 13 को 13 ही है, 13 गुणा 1 लिख सकते हो और ऊपर भी गुणा में 1 लिख सकते हो। यानी कि हमने ये देखा कि यहाँ पे जो मासा है वो केवल कितना आया? 1। तो 12 और 13 भी क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्यारे बच्चों, ये इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें 8 और 12, क्या ये सहअभाज्य पूर्णांक है? तो 8 के अगर गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2
और 12 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात दोनों में कॉमन जो है वही मासा है, तो एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, तो 2 दो जगह कॉमन है, यानी कि इसका मासा क्या हो गया 4। तो ये जो है वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए दो क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो हम जो चर्चा कर रहे थे सहअभाज्य पूर्णांक क्या है कि जिन दो संख्याओं का मासा एक होता है वो सहअभाज्य पूर्णांक होती हैं, उनमें कोई भी कॉमन चीज एक के अलावा नहीं आनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें ये प्रमेय के सवाल जो है वो कराने वाला हूँ, ध्यान रखना, अभी मजा आएगा इसमें। और लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग लॉन्ग नहीं कह सकते, लघु उत्तरीय तुम्हारे जो 4-4 नंबर के हैं वो अधिकांश यहाँ से पूछे जाते, कई बार रिपीट हुए। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, √2 एक परिमेय संख्या मानी है, और परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जहाँ P और Q जो है वो क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हर में कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करने पर तो आप लोग जानते हैं जब वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा P²/Q²। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, Q² की इधर गुणा करेंगे, 2Q² बराबर क्या आ गया P², और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। क्या लिख सकते हैं, P²/2। जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, मजा आएगा इसमें क्वेश्चन में। अर्थात अभी जो हमने प्रमेय पढ़ी है वही प्रमेय यहाँ पे लग रही है। क्या, ध्यान से समझना इस बार। P² एक पूर्णांक है जो अभाज्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। ध्यान समझना, ये प्रमेय अभी हमने पढ़ी थी क्या, कि अगर P एक अभाज्य संख्या है, वो किसी वर्ग संख्या को विभाजित करता है, तो वही P उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर P² को 2 विभाजित करेगा तो P² का वर्गमूल अर्थात P उसको भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, चूंकि P² 2 से विभाज्य है, इसका मतलब P² 2 से कट रहा है, इसलिए P भी जो है वो 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। P भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहां तक समझ में आया होगा। अब ये बताओ, इसको चलो हम समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है क्या कि अगर P 2 से कटेगा और Q एक कैसी संख्या है, पूर्णांक, Q एक कैसी संख्या है, पूर्णांक, तो इधर वाला जो हल आएगा वो भी एक क्या होएगा, पूर्णांक ही होएगा। मान लिया अगर P 2 से विभाजित है, हमने ये मान लिया कि अगर P बेटा 2 से कटेगा तो कोई पूर्णांक आएगा। भाई P अगर 2 से विभाज्य है तो P अगर 2 से कटेगा तो हमने मान लिया एक पूर्णांक आएगा। वो पूर्णांक हमने कितना माना, m, जहां m एक क्या है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां से P बराबर कितना आ गया, 2m, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ध्यान समझना बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अभी देखो क्लियर आपको आ जाएगा। अब ये P बराबर 2m जो है वो समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखते हैं, यानी कि P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर P बराबर 2m समीकरण 1 में रखेंगे तो ठीक ठीक हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह रखेंगे 2m, तो ये हो गया 2m का स्क्वायर बटे 2, अर्थात क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4m स्क्वायर बटे 2, यानी कि ये कितना हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आया क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। यहां से देखो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। फिर से सेम लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे लैंग्वेज अपनाई वही वहां पे क्या है लैंग्वेज, सुनिए। अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य था तो उसका वर्गमूल अर्थात p भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, सेम यहां पे लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब कट रहा है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अगर P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा, अर्थात इतना समझ में आया होगा। अर्थात इसलिए Q बटे 2 जो आएगा हल, Q बटे 2 वो हल भी क्या होगा पूर्णांक होगा। इसलिए जो है हम मान ले रहे हैं Q को जब आप 2 से विभाजित करोगे तो एक पूर्णांक आएगा, वो पूर्णांक हमने कितना मान लिया n, जहां n एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, तो Q बराबर कितना आएगा 2n, Q बराबर कितना आएगा 2n। समीकरण 2 यहाँ पे आ गई थी, इसको चाहो तो 3 लिख लो और अब ये आ गई 4। तो समीकरण 2 व 4 को आप देखो, 2 व 4 से 2 में P बराबर 2m आया था, 2 गुणा n, Q में 4 में आया 2 गुणा n, तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन तो 2 आ गया, यानी कि इन दोनों का अगर मासा देखें, मासा कितना आ गया 2। अगर ये मासा क्या है 2 है तो इसका मतलब P और Q जो है वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक हमने क्या पढ़े थे कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका मासा केवल 1 हो वो सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन हम लोग निष्कर्ष पे क्या आ गए, मान के तो हम चले थे P और Q सहभाज्य पूर्णांक, मासा 1 ही होएगा, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता लगा कि इसका तो मासा 2 है। समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट हो गया कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और जब 2 है तो P और Q जो है वो हमारे, अगर P और Q का जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं रहे। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं बनाएंगे, और जब ये परिमेय संख्या नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना है, यानी कि जब ये परिमेय संख्या है ही नहीं तो ये कौन सी संख्या होगी अपरिमेय। तो अब हमने क्या देख लिया, स्पष्ट है कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए P, Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है,
सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध होता है √2 एक इसलिए सिद्ध होता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमारा ये डाउट है, कुछ भी आपका जो डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, शायद डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। क्या था, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, हम उसके विपरीत मान के चले थे। √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो वह p/q के रूप की होगी, और अगर कोई परिमेय संख्या p/q है तो वह सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, और सहअभाज्य पूर्णांकों का मासा क्या होता है, एक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ग किया, वर्ग करने के बाद 2 बराबर p² हो गया, q² 2 की गुणा में गए तो q² बराबर p² 2 आया। अभी हमने जस्ट एक में पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल p होएगा, उसको विभाजित करेगी। जब नीचे से ऊपर वाली संख्या को काटेगा और q और ये p दोनों पूर्णांक है तो यहाँ पे जो संख्या निकल आएगी p/2 को जब भाग करो वो भी एक पूर्णांक के ही रूप में होगी, तो p/2 बराबर वो पूर्णांक हमने मान लिया n। ठीक है, तो p बराबर कितना आ गया, 2n। ये हमने समीकरण मान लिया 2। तो जहां समीकरण 1 में p रखा है वहां पे हम 2m अप्लाई कर देंगे। 2m लिखा, q² बराबर 2m² 2 का वर्ग हो गया 4m² 2 से काटा 2 दूनी 4, q² बराबर 2m², m² की वैल्यू आएगी q² 2। इसका मतलब क्या है कि वर्ग संख्या q² का वर्ग अगर 2 से विभाज्य है, विभाजित मतलब कट रहा है, तो इसका वर्गमूल अर्थात q जो होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये अगर 2 से विभाज्य है तो इसको यहाँ पे विभाजित करने पर एक पूर्णांक आएगा, वो पूर्णांक हमने क्या मान लिया n, q बराबर आ गया 2। अब आप जरा कंपेयर करो, एक ये समीकरण है 4 और इससे पहले एक ये समीकरण है 2, तो दोनों की जब आप तुलना करते हो तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का एक उभयनिष्ठ पद आ गया, और जो उभयनिष्ठ पद कितना है, अर्थात ये 2 इसका मासा है। और जबकि हम लोग पहले मान चुके हैं p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन इनका तो मासा 2 आ गया, तो अब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहे, क्योंकि स्पष्ट हो गया कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः विरोधाभास द्वारा सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे जो हमारा उदाहरण है वो उदाहरण है, क्या है उदाहरण, कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम लॉजिक है, मैं इसी पे बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। पीछे वाले में हमने क्या करा, √2, अब हम क्या करेंगे, √3। ठीक है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, तो वही लॉजिक ऐसे मान के चलेंगे क्या, कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगी, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 3 p² / q²,
यहाँ पे 3q² p, तो यहाँ पे p² क्या आ जाएगा 3, q² की वैल्यू आएगी p²/3। इसका मतलब क्या है कि p² 3 से विभाज्य है, तो इसका जो वर्गमूल होगा अर्थात p वो भी 3 से विभाज्य होगा। और जब p को 3 से विभाजित करेंगे तो जो संख्या आएगी वो एक पूर्णांक होगी। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या होगी, तो पूर्णांक संख्या m हमने मान ली, तो p की यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी 3 है, ये हो गई समीकरण। अब यहाँ से p का मान जो आया 2 से वो उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, तो p बराबर 2m मतलब p बराबर 3m जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ गया 3m का होल स्क्वायर बटे 3, तो ये हो गया 9m का स्क्वायर बटे 3 या 9, अर्थात q² बराबर 3m²। अगर यहाँ से m² की वैल्यू देखें तो ये आ गया q² बटे 3। अब क्या स्पष्ट है कि यहाँ पे हमें m से मतलब नहीं, हमें p और q से मतलब है, इसीलिए हमने m² की वैल्यू निकाली q के बदले में। ठीक है, नहीं आधे बच्चे कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हमें क्या पता लगा कि q² जो है वो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब जो q का वर्गमूल होगा q² का q वो भी क्या होगा 3 से विभाज्य, अर्थात q/3 की वैल्यू भी एक पूर्णांक आएगी। तो q/3 की वैल्यू जो है एक पूर्णांक n आई, तो q बराबर 3 है। अब समीकरण 2 और 4 की जब आप कंपेयर करेंगे तो 2 है 3 है, 3 गुणा n, और 4 है 3n, 3 गुणा n। ठीक है, तो ये 3 गुणा m है और ये 3 गुणा n है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो मासा है वो कितना आ रहा है 3, मासा आना चाहिए 1। ठीक है, तब ये सहभाज्य पूर्णांक है, तब ये परिमेय संख्या बनेगी, और मासा आ गया 1 के अलावा कुछ और, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो स्पष्ट है कि p और q का जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आ गया 3, इसलिए p और q जो है वो सहभाज्य पूर्णांक है। अरे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ये शब्द यहाँ पे पीछे वाले में सही कर देगा, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध होता है √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः सिद्ध होता है कि √3 एक जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आया तो आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, शायद पहला ये है, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, तो √5 किसके रूप की होगा, p/q की फॉर्म में होगा, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वर्ग करोगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा, 5 बराबर p²/q², तो ये आ गया हमारा 5q² बराबर p², ये आ गया q² की अगर वैल्यू निकालें p²/5, तो इसका मतलब क्या है कि p² जो है 5 से विभाज्य है। इसका मतलब तो ये है कि अगर p² जो है वो क्या है 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, तो p जो होगा वो भी 5 से क्या होगा विभाज्य, अर्थात p को जब 5 से भाग करोगे तो एक पूर्णांक आएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा 5m। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे ये सवाल। अब p बराबर जो है 5m समीकरण किस में रखेंगे, ये यहाँ से ये मैं इतना रख करते हैं। ठीक है, अब ये जरा ध्यान से समझना, p बराबर 5m समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये हो गया 5m² बटे 5, 25m² अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 25, यानी q² बराबर 5m², m² की वैल्यू q² बटे 5। फिर वही प्रमेय क्या पढ़ा था कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या को किसी अभाज्य संख्या से विभाजित करते हैं तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होगा, उस अभाज्य संख्या से क्या होगा विभाजित।
तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल अर्थात क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। और अगर क्यू 5 से विभाजित है तो ये पूर्णांक आएगा, क्योंकि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या आएगी। तो यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान से समझना, तो जो क्यू आएगा वो 5n हो जाएगा। तो हमें कथन 2 और 4 से क्या स्पष्ट है कि p जो है वो 5 गुणा m है, कि p जो है 5 गुणा m की फॉर्म में है, q जो है 5 गुणा n की फॉर्म में है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 5, अर्थात इसका जो मासा है वो प्यारे बच्चों कितना आ गया, मासा जो है वो कितना आ गया, 5। अगर मासा 5 है तो हम कह सकते हैं कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, इसलिए p और q जो है सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अगर ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √5 जो है वो एक परिमेय संख्या भी नहीं है, अर्थात विरोधाभास द्वारा हमें ये सिद्ध होता है कि हम जो मान के चले थे वो गलत है, इसलिए √5 ही पहले क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है सवाल आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट से मेहनत करते हैं तो प्यारे बच्चों हर एक सवाल को आप बारीकी से लगा सकते हैं, ठीक है। और इन सवालों को लगाने का ये सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं अगर इसमें कई क्वेश्चन बना दूँ तो आप ना कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं वही चीज़, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। एक सवाल मैं और लिख के करा देता हूँ प्रैक्टिस, हालांकि ये एग्जाम्पल की तरह है, बुक का नहीं कह सकते इसको, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाला, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो इस बार मैं पूरा नहीं करूँगा, चलो मैं फिर मैंने मान लिया √7 एक ऐसी संख्या है परिमेय। अगर परिमेय है तो ये p/q के रूप में होगी, और p/q कैसे है, सहभाज्य पूर्णांक। वर्ग करेंगे तो वर्ग करते हैं भाई, 7 बराबर p²/q², यानी कि ये हो गया 7q² बराबर p² और q² बराबर p²/7। इसका मतलब क्या है कि अगर p² 7 से कट रहा हो, p² 7 से विभाज्य है, तो p जो होगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अर्थात p को जब आप 7 से विभाज्य करोगे तो कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, कोई ना कोई पूर्णांक संख्या आएगी, वो पूर्णांक हमने कितना मान लिया, n। तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 7n, और ये p बराबर 7m आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो आप क्या देख पा रहे हैं, p बराबर 7m जब आप समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 7m²/7, यानी कि 49m²/7, अर्थात इसको काटेंगे तो ये 7 7 49 आ गया, यानी कि q² बराबर 7m², m² की वैल्यू q²/7। इसका लॉजिक क्या है कि q² जो है वो संख्या 7 से विभाज्य है, तो q जो होगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। q जो होगा वो भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर ये q 7 से विभाज्य है तो इसका मतलब q/7 की जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक आएगी, वो पूर्णांक कितना है, n। q बराबर कितना हो गया, 7n। अब समीकरण 2 और 4 से ये स्पष्ट है कि p की वैल्यू है 7 गुणा n और q की वैल्यू है 7 गुणा n, अर्थात इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, अर्थात उसका मासा जो है वो कितना आ गया, 7। अगर 7 मासा है तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक 7 हो गया, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो विरोधाभास द्वारा सिद्ध क्या हो गया कि √7 एक